welcome to the channel Modern Basic Knowledge. In the previous lecture we talk about the hypersensitivity first reaction, and now the lecture is hypersensitivity second reaction, which is also called the antibody mediated और cytotoxic hypersensitivity reaction. तो दोस्तों होता क्या है कि हमने पहले पढ़ा था कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड और टाइप थर्ड जो होती है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है, और टाइप फोर्थ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो हम लेटर पढ़ेंगे वो डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स देगी. नाउ द फ्रेंड्स, टाइप टू रिएक्शन जो होती है वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स होती है, जिसमें एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है. एंटीबॉडीज़ क्या करती है कि एंटीजेंस के जो सेल के सरफेस होते हैं उनको डायरेक्ट उनको लाइसिस करने का काम करेगी और उनको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी. और एंटीबॉडीज़ जो फॉर्म्ड होती है वो नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट भी हो सकती है और एक्सोजीनस एजेंट्स के अगेंस्ट भी हो सकती है. एक्सोजीनस एजेंट में जैसे कि ड्रग मेटाबोलाइट होते हैं, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होते हैं. और नाउ हम इटोलॉजी पढ़ेंगे. इटोलॉजी में हम देखेंगे कि हाइपरसेंसिटिविटी सेकंड रिएक्शन में किस किस इम्यून सिस्टम में किस किस सेल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है. जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, टिश्यू मैक्रोफेजेस भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजेंस को, और प्लेटलेट्स रहते हैं, नेचुरल किलर सेल रहते हैं, न्यूट्रोफिल्स और इजोनोफिल्स भी रहते हैं डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट. मेन एंटीबॉडी जो इसमें इन्वॉल्व होती है आईजीजी और आईजीएम क्लास होती है, जो हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होती है. तो नाउ हम पैथोजेनेसिस देखते हैं इसका कि टारगेट सेल जो होती है वो कोटेड होती है आईजीएम से. तो ये आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी जो होती है वो कहाँ से आई है? ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये घूमती रहती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये रहती है. तो जब भी कोई एंटीजन होता है या कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, जो टारगेट सेल होते हैं वे एंटीबॉडीज़ जो होती है आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी होती है वो वहाँ पे जाके उनसे अटैच हो जाती है. फिर क्योंकि आईजीएम जो होती है वो पेंटामर होती है, तो ये अच्छे से ऑप्सोनाइजेशन बहुत अच्छे से करती है. तो इसलिए जो यहाँ पे एंटीबॉडी होती है आईजीजी और आईजीएम होती है, ये ऑप्सोनाइजेशन का काम करती है. और फिर जब मैक्रोफेजेस आते हैं, मैक्रोफेजेस के पास रिसेप्टर्स होते हैं. जैसे कि हम देखते हैं मैक्रोफेजेस जो होते हैं इनको फेगोसाइट्स भी बोलते हैं. इनके पास रिसेप्टर होते हैं. एक तो रिसेप्टर होता है एफसी रिसेप्टर, ठीक है, और दूसरा जो रिसेप्टर इस पे होता है वो होता है ऑप्सोनिन C3b के लिए रिसेप्टर होता है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं. और फिर एफसी रिसेप्टर जो होता है वो क्या करेगा, जो एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन है उसके ऊपर एंटीबॉडी आईजीजी अटैच हुई है उससे आईजीजी से ये अटैच कराएगा एफसी रिसेप्टर को. तो एफसी रिसेप्टर पे जो होगा, मतलब मैक्रोफेजेस के पास एफसी रिसेप्टर होंगे, उस पर आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो बाइंड कर देगी. तो इस वजह से मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एंटीजन पे बाइंड कर देते हैं. और फिर ये क्या करेगी, ये यहाँ पे इसको लाइज नहीं करेगी आईजीजी, ये क्या करेगी, ये ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसको एक्टिवेट करती है. और फिर मतलब यहाँ पे 3 तरह के ऑप्सोनाइजेशन होंगे. किस किस से होंगे? C3b से, C3-4b ऑप्सोनिन से होंगे, जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है माइक्रोफेजेस के ऊपर. दूसरा एफसी रिसेप्टर से ऑप्सोनाइजेशन होगा जो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी करेगी. तो ये तीनों के तीनों क्या करती है एंटीबॉडी, ये तीनों की तीनों क्या करेगी, ये ऑप्सोनाइजेशन का काम करेगी. फिर इनका मेन जो काम होता है वो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट सेल्स. अब हम पढ़ते हैं कि ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये फिर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन का लाइज करेगा थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ लाइक मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, दे अटैक बाय दी सेल्स. ओके, फिर इसमें हम देखते हैं कि टारगेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है टारगेट सेल्स को डायरेक्टली, और डिस्ट्रॉयड सेल जो होते हैं वो फिर फाइनली फेगोसाइटाइज्ड हो जाते हैं मैक्रोफेजेस के द्वारा, फेगोसाइट्स के सेल्स के थ्रू. फिर हम देखते हैं कि इसमें मेनली 2 फंक्शंस इसमें होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सी, और सेकंड इसमें हम देखते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन. मतलब कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि सिर्फ टारगेट सेल का डिसफंक्शन हो रहा है, मतलब कि जो एंटी हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हो रहा है एंटीजन के अगेंस्ट, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट, उसमें सिर्फ हमारी डिसफंक्शन है, उसमें कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है. और सेकंड हम देखते हैं, पहला हम देखते थे कि जो साइटोटॉक्सिसिटी हुई है वहाँ पर, मतलब कि वहाँ पर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. तो पहले हम पढ़ते हैं कि एंटीबॉडी जो होती है वो डिपॉजिट हो जाती है फिक्स टिश्यू साइट पे, जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेल, जो टारगेट सेल होगी उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन पे वो अटैच हो जाती है. फिर उससे क्या होता है कि एंटीबॉडी जब अटैच हो जाती है, जैसे आईजीजी आईजीएम कॉम्प्लेक्स बना, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करेगा, एक्टिवेशन प्रोडक्ट्स रिलीज करता है, जैसे कि C3b और C5a ऑप्सोनिन जो होंगे वो रिक्रूट करेंगे पॉलीमॉर्फ को और मोनोसाइट्स को. तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम क्या होता है, मतलब कि दूसरी तरीके से सेल्स का लाइसिस करना, मतलब टारगेट सेल को मारना, मतलब और दूसरे केमिकल्स को वहाँ पे बुला के उसको लाइस करना. जैसे कि पॉलीमॉर्फ को बुलाता है वहाँ पे, मोनोसाइट्स को वहाँ पे बुलाता है.
फिर फाइनली क्या होता है, मोनोसाइट्स और पॉलीमॉर्फ और नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो रिलीज करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम जैसे कि प्रोटीएजेस, और फिर टारगेट सेल्स को डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें एग्जांपल हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ऐसा होता है। तो जो इसमें होता है वो होता है सेलुलर टॉक्सिसिटी इसमें होती है, मतलब सेल्स जो होते हैं उसमें डिस्ट्रॉय होते हैं। और नाउ हम एग्जांपल में देखते हैं सेकंड सेलुलर डिसफंक्शन में हमने देखा था, इसमें क्या होता है कि मैकेनिज्म में एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर्स के अगेंस्ट बनेगी, और इसमें सिर्फ एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं होता है। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ जो होती है सेलुलर डिसफंक्शंस कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। तो इसमें भी हम दो तरीके से देखते हैं, पहले तो ये क्या कर देती है, इम्पेयरमेंट कर देती है। सेकंड स्टिमुलेटरी, मतलब कि टारगेट सेल्स की जो एक्टिविटी है उसको वो घटा देगी। और सेकंड हम देखते हैं स्टिमुलेटरी, वो बढ़ा देगी। जैसे कि घटा देने के में हमें एग्जांपल में देखते हैं कि अफेक्टेड मसल्स जो होते हैं वो वीक कर देगी, और स्टिमुलेटरी में हम देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म कर देगी। तो ये कैसे कैसे करते हैं, जैसे कि डिसीज़ है मिस्थीनिया ग्रेविस डिसीज़ होती है, इसमें एंटीबॉडीज़ बनती है अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट स्केलेटल मसल के अंदर। तो इसमें ये एंटीबॉडीज़ वहाँ पे अटैच हो जाएगी इस रिसेप्टर्स पे, इस एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे, और ब्लॉक कर देगी इस जंक्शन को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देगी। और जिसके वजह से क्या होगा कि वहाँ पे नर्व्स का रिस्पॉन्स नहीं आएगा मसल में, और इसके वजह से वहाँ पे वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी अफेक्टेड मसल में। तो एंटीबॉडीज़ जोड़ना चाहिए था वहाँ पे किसके, नर्व्स को, नर्व एंडिंग्स को वहाँ पे जोड़ना चाहिए था मसल्स पे, लेकिन वहाँ मसल के जो रिसेप्टर है एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन आना चाहिए था, लेकिन उस रिसेप्टर पे, मसल्स के रिसेप्टर पे एंटीबॉडी अटैच हो गई। ठीक है, IgG एंटीबॉडी या कोई भी एंटीबॉडी अटैच हो गई, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि वहाँ पे न्यूरो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, एसिटाइलकोलिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो उसको नहीं मिलेगा, तो वो मसल जो है अफेक्टेड होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो वीक हो जाएगी। फाइनली हम स्टिमुलेटरी में एग्जाम्पल देखते हैं ग्रेव्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है स्टिमुलेटरी एंटीबॉडी का अगेंस्ट TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अगेंस्ट। तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा ये हाइपोथायराइडिज्म स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जो होगा थायरोक्सिन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हाइपोथायराइडिज्म इसमें देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि डायग्रामेटिकल हम कैसे समझ सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड रिएक्शन को। तो पहले हम देखते हैं ऑप्सोनाइजेशन और फैगोसाइटोसिस। तो जो मेनली प्रोसेस इसमें होते हैं, ऑप्सोनाइजेशन होता है और फैगोसाइटोसिस होता है। तो ऑप्सोनाइजेशन जैसे कि मैक्रोफेजेस ये हैं, इसको हमने वो भी बोला था, मैक्रोसाइट्स भी इनको बोलते हैं और इनको फैगोसाइट्स भी इनको बोलते हैं। तो इनके हमने पहले ही पढ़ा था, इन पे दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो ऑप्सोनिन का रिसेप्टर होता है, दूसरा FC रिसेप्टर्स होता है इन पे। तो दो तरह के रिसेप्टर है। तो वो वाला मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है कि एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो एंटीबॉडीज तो यहाँ पे एंटीजन पे जाके कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं, जैसे ये देख सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन चुका है। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो C3b होगा, जो दूसरा रिसेप्टर है ऑप्सोनिन का रिसेप्टर है, ये एक्टिवेट हो जाएगा जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में, और ये C3b ऑप्सोनिन जो होगा वो ऑप्सोनाइजेशन स्टार्ट कर देगा। ऑप्सोनाइजेशन होने की वजह से वहाँ पे स्पेसिफिक एंटीजन की जो होगी वहाँ पे पॉलीमॉर्फ वगैरह, नेचुरल किलर सेल वगैरह, मोनोसाइट वगैरह यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है ऑप्सोनाइजेशन से, और यहाँ पे आ गए हैं और टारगेट सेल्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना इसने स्टार्ट कर दिया है। और फिर जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो मैक्रोफेजेस को फैगोसाइटोसिस कर लेगा। फाइनली हम इसमें देखते हैं कि सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, और सेकंड हमने देखा था कि सेलुलर डिस्फंक्शन। इसको भी हम डायग्रामेटिक व्यू में हम देख सकते हैं, जैसे कि साइटोटॉक्सिन में तो क्या होता था, सेल का डिस्ट्रक्शन होता था, डायरेक्ट टिश्यू का डिस्ट्रक्शन वहाँ पे होता था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होके। तो इसमें भी यही हो रहा है कि ऑप्सोनाइजेशन से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है IgG एंटीबॉडी ने, और वहाँ पे जो टारगेट सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। फिर हम देखते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन। इसमें सिर्फ क्या हुआ है कि फंक्शन डिस्फंक्शन हुआ है, जैसे ये हमने पढ़ा था मिस्थेनियस ग्रेविस था और ग्रेव्स डिसीज हमने देखा था। तो एक में तो इम्पेयरमेंट हो रहा था और दूसरे में स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर्स हैं मसल्स पे, रिसेप्टर्स एसिटाइलकोलिन के, यहाँ पे आना चाहिए था एसिटाइलकोलिन को, क्योंकि ये न्यूरो रिसेप्टर है और यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर आने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो मसल्स को वहाँ पे एनर्जी मिलेगी, मसल्स वहाँ पे काम करेगी। तो इस जो रिसेप्टर्स पे इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एंटीबॉडीज बाइंड्स इन दिस रिसेप्टर्स, सो वीकनेस ऑफ मसल्स वी कैन सी हियर। तो डिस्ट्रप्शन हो जाता है यहाँ पे फंक्शन का। तो यहाँ पे क्या होता है, इनहिबिटरी फंक्शन देखने को मिलता है, इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। तो नाउ लेट्स क्विक रिकैप ऑफ दिस लेक्चर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड रिएक्शन में हम देखते हैं कि रिएक्शन टाइप जो होती है वो साइटोटॉक्सिक होती है। डेफिनेशन हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ ह्यूमरल एंटीबॉडी डेट अटैक सेलुलर सरफेस एंटीजन एंड कोज सेल लाइसिस।
फिर मेडिएटेड बाय IgG और IgM एंटीबॉडीज़ के द्वारा मेडिएटेड होता है। इसमें 2 मेन एंटीबॉडीज़ में रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स में हम देखते हैं कि फॉरेन एंटीजन अगर इससे एक्सपोज होता है, जैसे कि ड्रग्स, मेटाबोलाइट्स, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, ये सेल्फ एंटीजन भी इसके अगेंस्ट भी ये बन सकती है। तो इसमें एक्सोजीनस भी और एंडोजीनस दोनों हो सकता है। फिर हम देखते हैं पैथोजेनेसिस में हम बात करते हैं तो ऑप्सोनाइजेशन इसमें होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। फिर हमने पढ़ा था कि साइटोटॉक्सिसिटी, जिसमें सेलुलर फंक्शंस को डिस्ट्रॉय कर जाते थे, मतलब कि सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। और दूसरा हम देखते थे कि सेलुलर डिसफंक्शन, जिसमें सेल्स के फंक्शंस को डिसफंक्शन कर दिया जाता था, इम्पेयरमेंट कर दिया जाता था या वहाँ पे स्टिमुलेट कर दिया जाता था। फिर एग्जांपल्स में हम देखते हैं साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी टू ब्लड सेल्स, जैसे कि ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया में होता है कि हमारे सेल्स ही RBC का डिस्ट्रक्शन करते हैं और अपने इम्यून सिस्टम ही। और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में भी हम देखते हैं कि जब ट्रांसफ्यूजन होता है तो अपने एंटीजन्स, अपने जो सेल्स होते हैं उसको ही हमारी एंटीबॉडीज़ उनको मारना शुरू कर देती है। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलाइसिस में भी होता है, ल्यूकोपीनिया भी देखने को मिलता है। फिर साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी टू टिश्यू कंपोनेंट, जैसे कि ग्रेव्स डिसीज में मैस्थेनियस ग्रेव्स और मेल स्टेरिलिटी में और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में देखने को मिलता है। ये वीडियो चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट हमारी हाइपर सेंसिटिविटी 4 रिएक्शन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। थैंक यू।